दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम एक नए नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है वर्चुअलाइजेशन। आपने भी सुना होगा वर्चुअलाइजेशन वर्चुअलाइजेशन, जहाँ भी देखो सब जगह चल रहा है वर्चुअलाइजेशन। क्या है वर्चुअलाइजेशन, होता क्या है इसमें? बहुत स्कोप भी है इसका आजकल मार्केट में। तो इसी पे हम बात करेंगे, वर्चुअलाइजेशन क्या है, कैसे होता है, क्या मैकेनिज्म है इसकी, क्या नीड है, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं। तो आगे हम बात करते हैं इस पे डीप में। वर्चुअलाइजेशन नाम से ही आपको पता लग रहा है कि वर्चुअलाइजेशन क्या होगा। मतलब कोई भी चीज़ों को काल्पनिक करना। काल्पनिक मतलब एक्चुअल में वो चीज़ कहीं प्रेजेंट नहीं है लेकिन काम करे। जैसे कि वर्चुअलाइजेशन को अगर सिंपली टेक्निकल वे में बोला जाए, क्या कह सकते हैं इसको, तो वर्चुअलाइजेशन इज ए टेक्निक टू स्प्लिट फिजिकल रिसोर्स इन ए लॉजिकल रिसोर्स एज मैनी एज वी वांट। मतलब मान लीजिए हमारे पास कोई बड़ी मशीन है, मशीन इन द सेंस हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। कोई बड़ी कंप्यूटर का मतलब क्या है, उसके पास कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा सा हमारे पास सर्वर टाइप मशीन है जिसके पास मल्टीपल रैम्स है, मल्टीपल रोम्स हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये मशीन है, इसके अंदर 5 GB रैम है, 200 GB का हार्ड डिस्क है और इसमें 8 कोर CPU है। तो इतनी बड़ी मशीन है और हमें इस मशीन को चाहते हैं कि कोई एक न यूज करके हम 10 लोगों को यूजेबल बना दें, कि इसको 10 लोग यूज कर पाए। तो एक तो पहले से आप जानते होंगे, आप कंप्यूटर कंप्यूटर यूज करते हैं तो उसमें 10 यूजर क्रिएट कर लो। जो हमारा कंप्यूटर है उसमें अलग अलग यूजर बना लिए, वो यूजर अलग अलग यूज कर लेंगे, लेकिन वो सिस्टम तो एक ही होगा। उसमें एक यूजर का अपना जो फाइल है वो सारे यूजर की दूसरे दूसरे की फाइल, या एक तरह से कह सकते हैं कि वो यूजर एक ही हुआ। लेकिन ऐसा नहीं, हमें चाहिए ऐसा कि उस मशीन को इस तरह से स्प्लिट कर दे कि मल्टीपल यूजर हो जाए। मल्टीपल यूजर मतलब मल्टीपल वर्चुअल मशीनें उसमें क्रिएट हो जाए। मतलब उसमें एक बड़ा सा लैपटॉप है जिसके पास बहुत रैम है, रोम है, सफिशिएंट कॉन्फ़िगरेशन है, उसको हम 2 पार्ट 3 पार्ट या एन नंबर ऑफ पार्ट में ब्रेक कर दे, जितनी उसमें स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग। अब मान लीजिए किसी लैपटॉप में 8 GB रैम है तो एक एक GB की 8 ही तोड़ सकते हैं। इतना तो आप अंडरस्टैंड करते होंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें एन नंबर इन दैट मीन्स कितनी भी ब्रेक कर ले। तो रिक्वायरमेंट की जितना रिसोर्स अवेलेबल है उसके बिहार पे उसको उतने पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 5 GB की जगह हम 8 GB का रैम ले लेते हैं। 8 GB का रैम है और हम चाहते हैं कि ये 8 GB का रैम है, 200 GB का हार्ड डिस्क है और 8 कोर CPU है। इसको 4 लोग यूज करें तो इसको क्या करेंगे, हम दो दो 2 GB के रैम में और 50 50 GB का हार्ड डिस्क में और दो दो कोर CPU में डिवाइड करके 8 मशीनों में हम ब्रेक कर सकते हैं। तो यही जो ब्रेक करने वाली टेक्नोलॉजी है ना, स्प्लिटिंग टेक्नोलॉजी, की किसी भी फिजिकल रिसोर्स को वर्चुअल रिसोर्स में सेपरेट कर देना, उसे ही हम वर्चुअलाइजेशन टेक्निक बोलते हैं। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे हमारा फिजिकल मशीन है, जो हमारा हार्डवेयर है। इस हार्डवेयर में सफिशिएंट रैम रोम और वो अवेलेबल है। तो इसको क्या है कि हम इसके ऊपर एक VMware करके एप्लीकेशन इंस्टॉल किए। एप्लीकेशन क्या, एक सॉफ्टवेयर है, और इसके बिहाफ पे ये जो रिसोर्स है इसको हम स्प्लिट कर दिए अलग अलग। यहाँ 6 VM दिखा रखा है, ये VM मतलब वर्चुअल मशीन है। 6 वर्चुअल मशीनों में यहाँ स्प्लिट कर दिया। तो यही जो टेक्नोलॉजी है ना, इसको हम बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। मतलब यहाँ देखने के लिए तो आपको 6 कंप्यूटर हो गए, 6 वर्चुअल मशीनें क्रिएट होगी, लेकिन ये सारी हैं एक ही। आप जहाँ पे अवेलेबल होगा एक ही डब्बा दिखेगा, लेकिन ये 6 डब्बे की तरह काम करेगा। तो इसी को बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन। अब ये होता कैसे है, इसके ऊपर हम बात करते हैं कि वर्चुअलाइजेशन कैसे हो रहा है, क्या क्या चीज़ें इसमें काम में आ रही हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्चुअलाइजेशन क्यों ज़रूरत पड़ी और ये कैसे हो रही है वर्चुअलाइजेशन। आपने बोला कि एक लैपटॉप है उसको इतने पार्ट में काट दिए, ऐसे थोड़ी काट सकते हैं, नहीं ऐसे नहीं काट सकते। तो वही चीज़ को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखे हैं कि मान लीजिए जो भी एक कंप्यूटर खरीद के लाए। मान लीजिए अपने घर की बात लेते हैं कि हम 3 भाई हैं। तो मैं सबसे बड़ा था तो मैंने एक कंप्यूटर पापा से खरीदवा ली। 16 GB रैम की एक कंप्यूटर खरीदवा ली जिसमें 800 GB का रोम रैम पड़ा हुआ है, जो जो इंटरनल स्टोरेज मेमोरी है, और 8 कोर CPU पड़ी है। और मैं इस कंप्यूटर को मज़े से यूज कर रहा हूँ। इस पे मेरे पर्सनल डेटा हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने इनमें रख रखे हैं। अब कुछ दिन के बाद हमें एक और सिस्टम की रिक्वायरमेंट हुई। तो एक CPU है, ये CPU के साथ एक हमारा डिस्प्ले कनेक्टेड था, उसका माउस है, ये सब बेनेटी चीज़ें है जो उसको
जो इंटरफेस के लिए है, तो ये तो होनी ही चाहिए। अब जब हमें दूसरे कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट हुई तो हमारे पास बजट नहीं था, तो हमारे पास कुछ ऐसा टेक्निक मिल जाता जिससे कि हम इसी वाले कंप्यूटर को, सीपीयू को दो पार्ट में ब्रेक कर लेते। जैसे मान लो कि ये 4 GB रैम मैं यूज कर लेता, 4 GB रैम मेरा छोटा भाई यूज कर लेता, और 4 GB रैम उससे छोटा वाला भाई यूज कर लेता। ऐसे करके हम रोम सेपरेट कर लेते, हार्ड डिस्क भी सेपरेट कर लेते, और प्रोसेसर भी सेपरेट कर लेते। और ये तीनों के लिए अलग अलग मॉनिटर लगा देते, अलग अलग उनके लिए कीबोर्ड लगा दिए, माउस लगा दिए, और तीनों जो है इसी सीपीयू को यूज कर रहे हैं, और इनका सबका अपना अपना स्टोरेज है, अपना रैम है, और अपनी प्रोसेसर है जिसको वो यूज कर रहे हैं। जब भी वो अपना लॉगिन करेंगे तो वो अपनी मशीन को लॉगिन करेंगे, उनके पास अपनी मशीन का आईडी पासवर्ड होगा, उनका अपने मशीन को लॉगिन करेंगे। तीनों एक साथ भी यूज कर सकते हैं क्योंकि तीनों के लिए अलग अलग हमने मेमोरी एलोकेट कर रखी है। जितना एलोकेटेड मेमोरी है उतना मैक्सिमम मेमोरी यूज कर सकते हैं। अब वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है, इनको वर्चुअलाइज करने के लिए इसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं, हाइपरवाइजर। वो क्या करता है कि जो रिसोर्स अवेलेबल है उनको मर्ज करके एक ब्लॉक बना लेते हैं, और उसमें से जिसको रिक्वायर्ड है, जैसे इसको हमने 4 GB का रैम एलोकेट कर दिया, तो जब इसको 4 GB की रैम नीड होगी तो इसको 4 GB का रैम देगा, नहीं तो वो 4 GB का रैम फ्री रहेगा। एक साथ अगर तीनों वीएम चल रहे हैं तो तीनों वीएम को बराबर जो जो रिक्वायरमेंट जितनी हमने सेट कर रखी है कि जितने रैम इनको एलोकेट कर रखी है उतने रैम ये यूज करेंगे, उससे ज़्यादा रैम नहीं यूज कर सकते। अगर ये यूज में नहीं है तो उस टाइम इनका रैम कोई और यूज कर रहा है, मतलब उस टाइम ये रैम फ्री रहेगा। ऐसा नहीं कि 4 GB एलोकेट कर लिया है तो वो उसके लिए फिक्स हो गया, उसको कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता। ये फ्री मेमोरी रहेगा तो दूसरा मशीन उसको यूज करेगा, फ्री मेमोरी रहेगा तो दूसरी मशीन यूज करेगी, जैसे उसको रिक्वायरमेंट होगी तो उसके लिए उतना एलोकेटेड है मैक्सिमम, तो उसको एलोकेट हो जाएगी। तो इस तरीके से मशीनों को जब हम अलग अलग पार्ट में कट कर देते हैं या सेपरेट कर देते हैं या स्प्लिट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन। एक्चुअली में वो मशीन एक ही है, हमारे पास जो सीपीयू है मेन एक ही है, और लेकिन हम उसको तीन अलग मशीन की तरह बना दिए जिसमें तीन अलग अलग कंप्यूटर चल रहे हैं। ये अपना अलग कंप्यूटर चल रहा है, ये अपना अलग कंप्यूटर चल रहा है, ये अपना अलग कंप्यूटर चल रहा है। अब आपके मन में आएगा ये डिस्प्ले ही केवल इनके अलग है, बाकी सारी चीज़ तो एक ही चीज़ में है। नहीं, वर्चुअलाइजेशन जब होता है तो वर्चुअलाइजेशन में जो ये कंप्यूटर है इसको लगेगा कि हम ही केवल इस सीपीयू पर चल रहे हैं, इसको भी ऐसा लगेगा कि केवल मैं ही इस सीपीयू पर चल रहा हूँ, इसको भी वैसे ही लगेगा केवल इस सीपीयू पे मैं ही चल रहा हूँ। इसका जो मेमोरी और रैम जो लोकेटेड है उसका डेटा इस वाले को नहीं मिलेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि कोई और मशीन भी इस पे चल रही है। इसका डेटा इसको नहीं पता चलेगा, इसका डेटा इसको नहीं पता चलेगा। तो इस वे में आप देखेंगे कि तीनों मशीन एक दूसरे को ऐसा फील करेंगे कि हम ही केवल उस हार्डवेयर पे चल रहे हैं, लेकिन ये तीनों चल रही हैं उस हार्डवेयर पे। तो तीनों एक दूसरे से सेपरेटेड है, एक दूसरे का डेटा कोई भी इसमें देख नहीं सकता जब तक हम उसको हाइपरवाइजर लेवल पे एक्सेस ना दें। हम इन दोनों के बीच के कनेक्शन को एस्टेब्लिश करेंगे। जैसे फिजिकल मशीनों में दो अलग अलग कंप्यूटर है, उनके बीच में जब तक हम कनेक्शन एस्टेब्लिश ना करें या लैन केबल के थ्रू या किसी अदर नेटवर्क के थ्रू, तब तक वो एक दूसरे से शेयरिंग नहीं कर सकते। तो सेम एज इट इज, इन दोनों के बीच में जब तक हम कनेक्शन एस्टेब्लिश ना करें, इन दोनों के बीच में जब तक कनेक्शन एस्टेब्लिश ना करें, तो एक दूसरे से कोई भी डाटा शेयर नहीं कर सकती, एक दूसरे की डाटा देख नहीं सकती, जबकि सबके डेटा इसी सीपीयू में सेव हो रहे हैं। इसी टेक्निक को वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। तो आपको मैंने बता दिया कि सारी मशीनें क्या होती हैं, आपस में आइसोलेटेड होती है। ऐसा नहीं कि एक ही सीपीयू में सारी मशीनें चल रही हैं तो सारी एक दूसरे से, तो सर गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा नहीं है, वर्चुअलाइजेशन एक कंप्लीट वर्चुअलाइजेशन होती है। तो आप देख सकते हैं फाइनली वी कैन से वर्चुअलाइज डिवाइस मीन्स वर्चुअल डिवाइस दैट वर्क एज सेम एज फिजिकल मशीन बट फिजिकली नॉट अवेलेबल, वी कांट सी एंड टच देम। मतलब ये मशीन अलग अलग अवेलेबल नहीं है तो कहने के लिए तीन मशीन, लेकिन तीन मशीनें नहीं है। तो इसी को बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन। अब ये होता कैसे है, क्या सॉफ्टवेयर यूज होती हैं, उसके बारे में हम आपसे थोड़ा डीप में बताते हैं कि आगे हम इसे करते कैसे हैं वर्चुअलाइजेशन। देखिए, वर्चुअलाइजेशन वर्चुअलाइजेशन में एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, वर्चुअलाइजेशन इज नॉट ओनली स्प्लिटिंग, मतलब किसी रिसोर्स को, कोई बड़ी मशीन है उसको स्प्लिट करना ही वर्चुअलाइजेशन नहीं है। बहुत सारी मल्टीपल मशीनों को ऐड करके एक बड़ा रिसोर्स बनाना, उसको भी वर्चुअलाइजेशन ही कहते हैं। कैसे होता है वर्चुअलाइजेशन, देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कोई बड़ी क्लाउड है, क्लाउड तो आप समझते हो, क्लाउड आप नहीं समझते कोई बात नहीं।
कोई एक बहुत बड़ी मेमोरी का स्टोरेज है, जैसे मान लीजिए गूगल का स्टोरेज है, फेसबुक का स्टोरेज है, ये तो 200 GB 400 GB 500 GB के होंगे नहीं, इनके बहुत बड़े बड़े क्लाउड है। तो मार्केट में जो हार्ड डिस्क अवेलेबल होते हैं वो मैक्सिमम 50 TB के अवेलेबल होते हैं। 50 TB से तो इनका काम चलना नहीं है। तो ये क्या करेंगे, 50 50 TB के मल्टीपल हार्ड डिस्क को एक साथ एक एरे में वो करेंगे, HDD को। तो इनको एडिंग करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वही वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है, कि मल्टीपल मेमोरी को एक साथ मर्ज कर दिए और उसको एक कंप्लीट मेमोरी बना दिए। उसमें क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे चार मेमोरी ले लिए, चार मेमोरी कार्ड है ऐसे, तो ये चारों मान लीजिए तीन 100 100 GB के हैं। 100 100 GB सब मान लेते हैं, सब 100 100 GB के हैं। मेरा माउस उतना अच्छा चलता नहीं है, कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं इसको। 100 100 GB के चारों मेमोरी कार्ड हैं, ठीक है। इसको मैं रेक्टेंगल में ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझने में अच्छा लगेगा। इसका कलर येलो करके मैंने चार रेक्टेंगल बना देता हूँ। ये चार चार मेमोरी कार्ड है, ठीक। तो ठीक है, ये चार मेमोरी कार्ड हैं, ये चारों 100 100 GB के मेमोरी कार्ड हैं। अब इनको हमने मर्ज करके एक बड़ी मेमोरी कार्ड बना दी वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी से, और ये बड़ी सी मेमोरी कार्ड बन गई है जिसके अंदर अब 400 GB की स्पेस है। तो अब कोई डेटा जब सेव होगा इसमें वर्चुअलाइजेशन होने के बाद, तो वो डेटा ऐसा नहीं कि पहले इसमें सेव होगा ये फुल हो जाएगा तब दूसरे वाले में सेव होगा, ऐसा नहीं है। ऐसे नहीं सेव करेगा, वो क्या करेगा कि इन चारों मेमोरी को एक साथ मिक्स करके एक एरे बना लेगा। चारों का डेटा जो स्पेस है उसका एक एरे बना लेगा। उस ब्लॉक एरो में जब भी इसमें कोई डेटा आएगा बाहर से, जब भी मान लीजिए कोई डेटा आ रहा है इसमें सेव होने के लिए, तो ये डेटा चारों में स्प्लिट हो जाएगा। कुछ केबी इसमें चला जाएगा, कुछ केबी इसमें चला जाएगा, कुछ केबी इसमें चला जाएगा, कुछ केबी इसमें चला जाएगा। मतलब अब ये चारों मिलके एक जैसे बिहेव कर रहे हैं। तो इसको भी वर्चुअलाइजेशन ही बोलते हैं, कि चारों मेमोरी को मिला करके एक एरे बना लिए और उस एरे को यूज कर रहे हैं कि डेटा जो सेव हो रही है पूरी स्प्लिट होकर सेव हो रही है। इसका सिंपल उदाहरण है मोबाइल वाला जो मैंने आपको यहाँ इमेज में दिखा रखा है। जैसे आप अपना एंड्रॉयड मोबाइल यूज कर रहे हैं, उसमें मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन आते हैं। तो जब भी आप मेमोरी कार्ड यूज किए होंगे तो आपने देखा होगा कि मेमोरी कार्ड जैसे ही हम इंसर्ट करते हैं, तो एक तो हमारा मोबाइल का इंटरनल स्टोरेज होता है, मान लीजिए 64 GB आजकल रेगुलर आ रहा है, 64 GB आपका इंटरनल स्टोरेज है। कि आपके मोबाइल में अपना 64 GB इंटरनल स्टोरेज है, और उसमें हमने 32 GB का एक मेमोरी कार्ड लगा दिया, ठीक है। अब 32 GB का मेमोरी कार्ड लगा दिया, 64 GB का इंटरनल स्टोरेज है, तो मान लीजिए इंटरनल स्टोरेज में से आपका कुछ 20 GB के आसपास आपका ओएस ले रखा है, जो उसमें ओएस डला हुआ है एंड्रॉयड, उसकी अपना इंटरनल फाइल से जो 20 GB ले रखे थे। 20 GB अगर उसमें आपका कम हो गया तो आपका कितना बचा, 20 GB आपका वहाँ चला गया। तो आपका बचा यहाँ पे 64 GB में से 20 GB कम कर लेते 44 GB, और इधर आपको अलग से पड़ा हुआ 32 GB। अब मैं कोई कहूँ कि कोई हमारे पास एक फाइल है जो 50 GB की फाइल है, तो आप उसको उस मोबाइल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप सोचिए कि आप उस मोबाइल को इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आपके पास एक 44 GB मेमोरी स्पेशल है, 32 GB टोटल आपके पास 76 GB मेमोरी अवेलेबल है। आपके पास 76 GB मेमोरी अवेलेबल है, तो आप उसको उसमें डाल पाएंगे कि नहीं। कोई डेटा जो आपको हम बताएं 50 GB का डेटा है, सोचिए। देखिए, इसके ऊपर दो थॉट काम करते हैं। अगर ये दोनों मिल के एक साथ 76 GB का स्पेस अवेलेबल दिखाते हैं, तब तो ये हम डेटा डाल सकते हैं। लेकिन दोनों अलग अलग स्प्लिट फॉर्म में डेटा स्पेस शो कर रहे हैं, तो हम इसमें डेटा नहीं डाल सकते। हमारे फ़ोन में फिर से मैं एक बार लिख लेता हूँ क्योंकि वो स्क्रीन हमारी रेज हो गई थी। तो 64 GB का हमारा इंटरनल स्टोरेज है, मान लेके चलिए 64 GB का हमारा इंटरनल स्टोरेज है, 32 GB की मैंने मेमोरी कार्ड डाल रखी है। इसमें से 20 GB हमारे यूज हो रखे हैं मोबाइल वाले ओएस के लिए। तो हमारे पास रिमेनिंग बचा हुआ है 76 GB, ठीक है। और हमें इसके अंदर 50 GB की फाइल डालनी है। तो 50 GB की फाइल जाएगी कि नहीं जाएगी, यही हम बात कर रहे थे। कि इसमें मान लीजिए कि हमें 50 GB की फाइल डालनी है, इसके अंदर 50 GB की फाइल डालनी है, तो जाएगी कि नहीं जाएगी। तो देखिए, इसके ऊपर दो थॉट है।
अगर 50 GB की फाइल इसमें डालेंगे तो वो फेल हो जाएगी, क्योंकि वो बताएगी कि हमारे पास मेमोरी अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं अवेलेबल है? क्योंकि मेमोरी जो है उसका दिक्कत क्या है, देखिए 64 GB में से 20 GB इसमें से खाली हो रखी है, तो ये बची हुई है 42 GB। ठीक है, 44 GB। 44 GB से बड़ा फाइल है तो इस इंटरनल में वो जा नहीं सकता। एक्सटर्नल वाले की भी स्पेस छोटी है तो एक्सटर्नल में भी वो जा नहीं सकता, तो ये फाइल आपका ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। इसका दूसरा केस क्या है कि जब हमने मेमोरी कार्ड इसमें इंसर्ट करा था तब इसमें ये पूछता है कि यूज्ड एज इंटरनल या एक्सटर्नल। तो इसमें हमने अगर सेलेक्ट कर दिया कि यूज एज इंटरनल इसे यूज करना है, तो अब ये मोबाइल क्या करेगा, इस मेमोरी कार्ड को और इसका जो इंटरनल 64 GB मेमोरी है, दोनों को मर्ज करके एक ब्लॉक स्टोरेज बना लेगा। यहाँ वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी आ जाएगी और इनको मर्ज करके एक कंप्लीट मेमोरी कार्ड बना देगा 96 GB का। अब 96 GB का इसके पास एक मेमोरी है जो एक मेमोरी की तरह बिहेव करेगा, वर्चुअल एक मेमोरी है। ऐसे फिजिकली तो दो हैं, लेकिन वर्चुअली इसके पास आप क्या कहेंगे कि एक मशीन अवेलेबल है, तो वो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी से वर्चुअली एक मेमोरी अवेलेबल होगी। इस मेमोरी में हमारा 20 GB स्पेस फुल है। अब ये 50 GB का फाइल क्या कर सकता है, इसमें सेंड कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास वर्चुअल मेमोरी उतना अवेलेबल है, 76 GB। तो ये हुआ वर्चुअलाइजेशन। अब इसमें आप गलती से भी इस मेमोरी को इजेक्ट कर दीजिएगा तो ये पूरा का पूरा 50 GB का डेटा करप्ट हो जाएगा। क्यों करप्ट हो जाएगा? क्योंकि जो डेटा सेव हुआ है वो इंटरनल में भी कुछ गया हुआ है, कुछ एक्सटर्नल में भी गया हुआ है। क्योंकि जो डेटा कॉपी कर रहे थे तो उस टाइम सिस्टम को ये नहीं पता था कि डेटा इधर देना है कि इधर, वो तो समझ रहा था कि पूरा का पूरा एक मेमोरी है 76 GB का, तो सारा डेटा कहाँ गया है, 76 GB के अकॉर्डिंग एक्सप्रेड हो रखा है। उसमें से एक भी मेमोरी फॉल्ट हुआ तो पूरा का पूरा एरे करप्ट हो जाएगा, पूरी की पूरी मेमोरी करप्ट हो जाएगी। ये चीज़ है। तो जब भी आप मेमोरी कार्ड लगाते हैं तो यूज एज इंटरनल कर रहे हैं तो पहले सेटिंग में जाके उसको इजेक्ट कीजिए, उसके बाद उस मेमोरी को वापस निकालिए। अगर आप डायरेक्ट निकाल देते हैं तो वो आपका मोबाइल करप्ट कर सकता है। तो ये था मेमोरी का कंसेप्ट। तो बड़े बड़े क्लाउड जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा बड़ा मेमोरी को बनाना होता है, तो वहाँ पे क्या होते हैं, हमारे पास हार्ड डिस्क का एक कलेक्शन होता है जिसको वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी से हम क्या करते हैं, एक एरे में कन्वर्ट करते हैं जो एक बड़ा एरे हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से वर्चुअलाइजेशन होती है। वर्चुअलाइजेशन के बारे में हमने देखा कि वर्चुअलाइजेशन दोनों चीज़ को हम बोल रहे हैं, किसी हार्डवेयर को स्प्लिट करने के लिए या किसी हार्डवेयर को ऐड करने के लिए। उसके बाद जो एक वर्चुअल इन्वायरमेंट रेडी हो जा रही उसको हम वर्चुअलाइजेशन बोल रहे हैं। वो वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या है कि अभी जो फिजिकल हमारा हार्डवेयर है उसको ऐड कर दिए तो एक वर्चुअल डेटाबेस तैयार हो गया। बड़ा डेटाबेस है तो उसको वर्चुअली छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट कर दिए। जो छोटे छोटे पार्ट स्प्लिट हुए वो हमें दिखते नहीं है, लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि इतने सारे पार्ट में एज्यूम हुए और उस तरह से वो बिहेव करते हैं, वैसे वो काम भी करते हैं। कि आजकल वर्चुअलाइजेशन का जमाना है। जैसे मान लीजिए मैं आपको क्लास ले रहा हूँ, तो क्लास, किसी भी क्लास को चलने के लिए क्या चाहिए कि एक टीचर अवेलेबल हो और स्टूडेंट अवेलेबल हो। तो इस क्लास में देखिए स्टूडेंट अपने घर पे है, टीचर भी अपने घर पे है, लेकिन तब भी ये क्लास चल रहा है। मतलब क्या है, वर्चुअली हम दोनों एक दूसरे के लिए अवेलेबल है। हम आपको बता रहे हैं और आप चीज़ों को समझ रहे हैं, दोनों काम हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि दोनों वर्चुअली फिजिकली अवेलेबल नहीं है, वर्चुअली चल रही है। यही वर्चुअलाइजेशन है। वैसे ही हमारे मशीन में भी आजकल वर्चुअलाइजेशन चल रहा है। हर चीज़ क्या है कि वर्चुअल हो चुकी है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं वर्चुअलाइजेशन करते कैसे हैं, जो हमारी मशीनें हैं, एक्चुअल मशीनें हैं, उनको वर्चुअलाइजेशन कैसे कर रहे हैं और वर्चुअलाइजेशन क्यों कर रहे हैं। तो देखिए वर्चुअलाइजेशन के बहुत फायदे हैं। वर्चुअलाइजेशन के फायदे क्या, आजकल जो डिजिटल वो चल रहा है, इसमें आजकल देख रहे होंगे कि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर इतना बूम कर गया। कैसे किया, हमारी वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी के कारण। जितनी भी आईटी कंपनियां हैं, जितने भी आईटी कंपनियां हैं उनमें सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम चल रहा है, डेवलपर का काम चल रहा है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं। तो जो एम्प्लॉय होते हैं उनके पास क्या है, कंपनियों के अलग अलग अपने सबके पास एक एक लैपटॉप अवेलेबल है, कंपनी ने सबको दे रखा है, उसमें अपना वो काम कर रहे हैं। तो क्या है कि डेटा जो है उनके एम्प्लॉय के पास है और उसमें कितनी भी सिक्योरिटी लगाए डेटा को वहाँ से लीक होने का या फजिंग होने के चांसेज रहते हैं। तो कंपनियां क्या करें, उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने अपने एक सर्वर रूम बनाया। उस सर्वर रूम को बहुत बड़ा सा सर्वर रूम बनाया
जिसके अंदर एक बहुत बड़ी मशीन एस्टेब्लिश करी सर्वर, और उसी सर्वर पे मल्टीपल वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दिए, मतलब मल्टीपल लैपटॉप क्रिएट कर दिए। और जितने भी एम्प्लॉय है उनके लिए, सबके लिए, या जो भी उसमें सर्विसेज चल रहे हैं, जो भी प्रोग्राम्स के कोडिंग किए जा रहे हैं, या अलग अलग सर्विसेज, एफटीपी सर्विसेज हैं, और मल्टीपल सर्विसेज जो वो चल रहे हैं, उनके लिए अपना एक सर्वर क्रिएट कर दिया अलग अलग। अब जिसको भी उस सर्विस को यूज करना है, आप अपने लैपटॉप से उस सर्विस के एक आईपी होती है, उस आईपी और आप क्रेडेंशियल मिलते हैं, लॉगिन आईडी पासवर्ड, उसके थ्रू आप उस मशीन को लॉगिन कीजिए, वहीं पे काम कीजिए। वो मशीन उस कंपनी के टोटल इंटरनल ग्रुप से कनेक्टेड है। कोई भी डेटा इंटरनली कहीं से लेनी है, देनी है, तो उसके लिए वो पूरी प्रॉपरली नेटवर्क इक्विप्ड है। तो उससे क्या होगा कि वो मशीन सेफ है, कि आप बाहर का डेटा, उस कंपनी का डेटा कहीं बाहर लीक नहीं कर सकते। तो डेटा इस तरह, इस फॉर्म में कंपनी के सारे डेटा उनके अपने क्लाउड पे सेव है। कोई एम्प्लॉय उस डेटा को छेड़ नहीं सकता। किस एम्प्लॉय ने उस कौन से पीसी में क्या काम किया है, ये सारे भी रिकॉर्ड उसमें रहते हैं, कि किसने कब कितने देर के लिए लॉगिन किया, और उसमें क्या क्या एक्टिविटी करी। इस तरीके से ये बहुत सेफ है यूजर के लिए। तो कंपनियों के लिए बहुत सेफ मोड है कि क्लाउड बेस्ड इन्वायरमेंट करें, और वहाँ डिजिटली अपना वर्चुअलाइजेशन क्रिएट करके वर्चुअल मशीनें क्रिएट करें, और वो वर्चुअल मशीनें यूजर जो है अपने लोकेशन से बाई इंटरनेट लॉगिन करके अपना वो यूज करें। दूसरी चीज़ है कि कॉस्ट इफेक्टिव है। अब किसी भी ऑफिस में थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर इंस्टॉल करके, थाउजेंड्स ऑफ मशीन अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इंस्टॉल करके, और एक ऐसा सिस्टम बनाए जहाँ पे एक बड़ा सा सर्वर हो, और उस पे सारी मशीनें वर्चुअली अवेलेबल हो जाए, तो दोनों में आप खुद समझ सकते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव कितना है। ऐसे हजार थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर या सर्वर लगाने के लिए उतनी स्पेस की रिक्वायरमेंट है, उतनी पावर की रिक्वायरमेंट है, उसको मैनेज करने के लिए पावर कट हो गया, इतने एसी चल रहे हैं, इतने एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे क्या है, एक सर्वर तैयार किया, वहाँ पे इतने बड़ी सर्वर तैयार करी, उसके लिए स्पेस भी कम चाहिए, पावर कंजप्शन भी उसकी कम रहेगी, उसके मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाएंगे, मल्टीपल कॉस्ट उसके कम हो जाएंगे। और मशीनें भी, जो जो मशीनें, कुछ कुछ सर्वर ऐसे हैं जो डेली यूज नहीं होते, जैसे कंपनियों में पेमेंट के सैलरी प्रोसेस करने वाले सर्वर हैं, या और भी मल्टीपल सर्वर हैं जिनका महीने में 2 दिन 4 दिन का काम होता है, उसके लिए पूरे महीने वो सर्वर सेपरेटली बना के रखना, उससे अच्छा है कि उसका वर्चुअली सर्वर क्रिएट कर दिए, सर्वर के लिए स्पेस एलोकेट कर दिए, जिस दिन उस सर्वर की रिक्वायरमेंट होगी ऑटोमेटिक वो सर्वर काम करेगा। जब तक रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसका सारा मेमोरी कहीं और यूज हो रहा है, उसका रैम कहीं और यूज हो रहा है। इस तरीके से वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और डिजिटली अवेलेबल भी है फॉर एक्सेस के लिए। आपको जैसे कि मैंने बताया, कहीं से भी कोई भी उस मशीन को लॉगिन कर रहा है जिसके पास उस मशीन के क्रेडेंशियल अवेलेबल है, या वो अपन इंटरनल वीपीएन कनेक्ट करके करते हैं, तो वो नेटवर्किंग के पार्ट है। अभी हम उस पर उतना डीप में नहीं जाते हैं। दूसरी चीज़ है रिसोर्स मैनेजमेंट, कि जैसा कि हमने बताया आपको कि जितने भी सर्वर हमने उस पर स्टेब्लिश क्रिएट कर रखे हैं, सारे सर्वर एक साथ यूज में नहीं होते, कुछ नाइट में यूज हो रहे हैं, कोई डे में यूज हो रहा है, कोई इवनिंग टाइम में यूज हो रहा है। तो जिस एक टाइम पे सारे मशीनें रनिंग मोड में आए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारी मशीनें रनिंग मोड में नहीं है, तो क्या है कि बहुत सारे मेमोरी उसमें अवेलेबल रहते हैं, जिसके कारण मशीन हमारी बहुत फ्रीक्वेंट चलती है, हैंग करने के चांसेस कम रहते हैं। उसमें मास्टर और स्लैब वाली सिस्टम रहती है, कि एक मशीन मास्टर में रहती है, एक स्लैब में रहती है, कि कभी उसमें उसका डाउन टाइम बहुत कम रहता है। कभी मशीन को डाउन टाइम क्या है, मशीन बंद हो गई किसी रीजन से, या पावर के रीजन से, या कोई इंटरनल फॉल्ट के रीजन से, तो ये होता है डाउन टाइम। और आजकल के लोगों को डाउन टाइम चाहिए कम, मतलब कोई भी चीज़ बंद नहीं होना चाहिए। अगर एक बंद हुआ तो उसकी जगह दूसरा चलते रहे। टाइम की वैल्यू कितनी है आपको भी पता ही है, कि टाइम की वैल्यू कितनी अवेलेबल है, और इजी अवेलेबल होती है वर्चुअल मशीन। तो इतने इसके फायदे हैं कि क्यों वर्चुअलाइजेशन आज के समय में सब कोई भाई वर्चुअलाइजेशन को प्रेफर क्यों कर रहा है। ये सारे टॉप कारण है जिसके कारण सब, जिसको भी देखो आजकल वो वर्चुअलाइजेशन को ही प्रेफर कर रहा है। आगे देखते हैं कि वर्चुअलाइजेशन को करे कैसे। तो वर्चुअलाइजेशन को करने के लिए कोई मशीन है, जैसे हमारा कोई हार्डवेयर है। हम जब भी मशीन और हार्डवेयर की बात करेंगे ना, तो हार्डवेयर का मतलब हमारे पास उसमें रैम होना चाहिए, उसके अंदर रोम होना चाहिए, मतलब मेमोरी होनी चाहिए, और सीपीयू होना चाहिए। तो तीन चीज़ें होनी चाहिए। एक तो रैम सबसे इम्पोर्टेंट है, कि मशीन के अंदर हमारा रैम होगा। रैम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कि कितने रैम है मशीन के पास, मतलब जो भी हम मशीन की बात कर रहे हैं, रैम होगा, उसके अंदर रोम होगा। आज थोड़ा माउस मेरा बहुत परेशान कर रहा है।
रैम रोम हो गया, और सीपीयू कितना है, सीपीयू मतलब प्रोसेसर कितने कोर सीपीयू की सिस्टम है। तो ये तीन चीज़ें तो उसमें रहेंगी ही रहेंगी, और उसमें नेटवर्क नेटवर्क से कनेक्ट होना यहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी मशीनें है वो नेटवर्क से कनेक्टेड ही रहेंगी, ठीक है। तो नेटवर्क हो गया। तो इतनी चीज़ों को मिला के हम बोलेंगे कि ये एक मशीन है। तो कोई भी मशीन है, जैसे हार्डवेयर है, ये मशीन है, इसको हमें वर्चुअलाइज करनी है, तो इसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जिसको बोलते हैं हाइपरवाइजर। ये बहुत सारी कंपनियां हैं जो हाइपरवाइजर प्रोवाइड कराती हैं। इन मार्केट मल्टीपल कंपनी सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर वर्चुअलाइजेशन। जैसे ओरेकल है, ओरेकल का आता है वीएमवेयर, वीएमवेयर का आता है भी, उसके बाद सिट्रिक्स के भी आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के भी आते हैं। तो इन सब कंपनियों के हाइपरवाइजर आते हैं जो क्या करते हैं, मशीन है उनको स्प्लिट करके, और मतलब यही सारी चीज़ मैनेज करते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, इन सबको ऑपरेट करना। एक तरह से समझिए कि इनका एक हार्ट है, ये फिजिकल मशीन है, इसका ये हार्ट है जो वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट करता है, और यही वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड कराता है जिसके बिहाफ पे हमने अलग अलग वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रखे हैं। अब जब वर्चुअल मशीन क्रिएट होगी तो इनके अंदर कोई ना कोई ओएस डालेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे हम इसको यूज कर पाए। विंडो डालें, लाइनक्स डालें, सेंटोस डालें, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। वर्चुअल मशीन का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर रैम रोम और कोर अवेलेबल हो गया, रैम रोम कोर अवेलेबल हो गया, रैम रोम कोर अवेलेबल हो गया। अब इसके ऊपर किसी मशीन को रन कराने के लिए क्या चाहिए हमें, सबसे पहले कोई जब नया लैपटॉप लेके आते हैं, नया लैपटॉप में तो आजकल ओएस ऑटोमेटिक डला हुआ मिलता है, आप बोलोगे वो नया लैपटॉप में तो कुछ डालना ही नहीं पड़ता सर। तो मान लीजिए पहले हम लोग जब स्टूडेंट थे, तो उस टाइम हम डेस्कटॉप खरीदते थे। डेस्कटॉप में क्या खरीदेंगे, मदरबोर्ड कहीं उसका सीपीयू कहीं और से खरीदेंगे, मॉनिटर कहीं और से खरीदेंगे, किसी और कंपनी का रहेगा, रैम किसी और कंपनी का डलवाएंगे उसमें, मेमोरी किसी और कंपनी का डलवाएंगे। इस तरीके से हम पूरे कंप्यूटर को असेंबल कराते थे। असेंबल कराने के बाद उसके ऊपर उसका फर्मवेयर डलवाते थे। फिर इसके ऊपर हमसे पूछते थे कि इसमें कौन सा ओएस डालना है। कुछ पेड ओएस है, जो भी माइक्रोसॉफ्ट के ओएस है वो पेड है, कुछ उसके पुराने वर्जन विदाउट पेड भी मिल जाते थे जिनको हम लोग इंस्टॉल करवा लेते थे। पेड वर्जन बहुत महंगा है, कमर्शियल पर्पज़ के लिए तो लोग यूज करते हैं, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में कोई नहीं यूज करता। तो इस तरीके से हम उसमें ओएस डालते हैं, तब जा करके एक मशीन रेडी होती है जो हर चीज़ को, तुम्हारे माउस को, मॉनिटर को, नेटवर्क को, सबको सपोर्ट करेगी, सबको फंक्शन करेगी, ताकि वो नेटवर्क से कनेक्ट हो सके, कहीं रिमोटली एक्सेस हो सके। तो इस तरीके से वर्चुअलाइजेशन होती है। तो यहाँ पे हाइपरवाइजर जो है, हाइपरवाइजर, हाइपरवाइजर ही मेन सॉफ्टवेयर है जो वर्चुअलाइजेशन को कर रहा है। हाइपरवाइजर ये पीस ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर्म, या इसको सॉफ्टवेयर कह लो या फॉर्मवेयर कह लो, क्योंकि आजकल हार्डवेयर के ऊपर डायरेक्ट हाइपरवाइजर ही डाल देते हैं, जो एक फॉर्मवेयर की तरह काम करता है। पहले हार्डवेयर के ऊपर पहले हम ओएस डालते थे, ओएस के ऊपर ही कोई एप्लीकेशन रन कराते थे। तो ये एज एप्लीकेशन भी है अवेलेबल, इसका एक टाइप है एप्लीकेशन बेस्ड भी। मेनली क्या है कि जो कंपनियों में यूज होता है हाइपरवाइजर, वो एक फर्मवेयर की तरह ही है, जो हार्डवेयर के ऊपर डायरेक्ट हम फर्मवेयर की तरह हाइपरवाइजर डालेंगे, हाइपरवाइजर ही उसको वर्चुअलाइज क्रिएट कर देगा। उसके अलग अलग फ्लेवर डिसाइड कर देंगे किस किस फ्लेवर की हमें वर्चुअल मशीन चाहिए, कितने रोम रोम, मतलब फ्लेवर क्या है, उसका रैम कितना, रोम कितना है, मेमोरी कितनी है, कोर कितना है, इसको फ्लेवर बोलते हैं। तो किस किस फ्लेवर की कितनी मशीनें डिप्लॉय करनी है, टोटल रिसोर्स के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट टीम अपना डिसाइड करके दे देगी, उतनी वर्चुअल मशीनें क्रिएट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम वर्चुअलाइजेशन क्रिएट करते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए, हाइपरवाइजर जो वर्चुअलाइजेशन को कर रहा है, तो हाइपरवाइजर क्या है, हाइपरवाइजर दो टाइप के हैं। एक है टाइप वन हाइपरवाइजर, दूसरा टाइप टू हाइपरवाइजर। टाइप वन हाइपरवाइजर जो है उसको बेयर मेटल बोलते हैं। बेयर मेटल क्या है, मतलब एक समझो कि कोई नंगी चीज़ है उसके ऊपर उसको डालना है, जैसे नंगी मशीन है, इसका कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, उसके ऊपर डायरेक्ट डालना है, उसको बोलते हैं बेयर मेटल। तो वो हाइपर वन, टाइप वन हाइपरवाइजर है, जो मोस्टली सारी कंपनियों में, जितने भी क्लाउड के लिए चाहे बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज हो रहे हैं, सब जगह टाइप वन हाइपरवाइजर मेन। आपको कहें तो हाइपरवाइजर टाइप वन हाइपरवाइजर ही हाइपरवाइजर है जो वर्चुअलाइजेशन करता है। दूसरा वाला जो है वो तो स्टडी पर्पज से बनाया गया है कि कोई उस पर प्रैक्टिस, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो ये जो है मेन नेटिव हाइपरवाइजर है, टाइप वन हाइपरवाइजर, जो सारे क्लाउडों में यही यूज होता है कि हमने बड़ी सी एक मशीन रेडी करी जिसमें बहुत मल्टीपल कोर लिए, मल्टीपल मेमोरी हार्ड डिस्क लगा करके बड़ी सी मेमोरी एरे बनाए, उसके बाद उसके ऊपर हमने रैम इंस्टॉल करे, इन सब के ऊपर एक हाइपरवाइजर लगाएंगे।
जैसे मान लीजिए आजकल हम क्लाउड में देखते हैं कि एचपी के बहुत सारे आईएलओ आते हैं जो मेमोरी बैंक को सपोर्ट कर रहे हैं, इनके ऊपर और उसके ऊपर हम डालते हैं डेल का ईएमसी डालते हैं। ये आपको समझ नहीं आएगा लेकिन तभी मैं बता दे रहा हूँ ये सब क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से आप देखें, टाइप 1 हाइपरवाइजर है, इट इज कॉल्ड एज बेयर मेटल, इट्स रन डायरेक्टली ऑन द सिस्टम हार्डवेयर। सिस्टम हार्डवेयर पर डायरेक्टली इसको इंस्टॉल करते हैं। इट एक्ट एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही बिहेव करता है। और मार्केट में जब यूज हो रहा है जिस पे हम काम करते थे, वो VMware कंपनी की है, उसको बोलते हैं ESXi। एक VMware का पूरा VSphere सूट आता है, उसके अंदर ESXi सॉफ्टवेयर होती है जो हाइपरवाइजर की काम करती है। जो मशीन के ऊपर, सर्वर के ऊपर डायरेक्ट डालेंगे ESXi और उससे उसका वर्चुअलाइज हो जाएगा। उसके बाद जितने भी VM क्रिएट करनी होगी अपने अकॉर्डिंग उतने VM क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है, मान लीजिए हमारा एक लैपटॉप है। अब इस लैपटॉप को हम चाहते हैं कि सर 2 पार्ट में या 3 पार्ट में अलग अलग मशीन क्रिएट करनी है। तो अब इस लैपटॉप के ऊपर, हम इस लैपटॉप में पहले से हमारा ओएस डला हुआ है, ओएस हमारा मार्केट से परचेज ओएस है, इसको हम उड़ा तो सकते नहीं। तो इस पे क्या है कि स्टडी पर्पस के लिए दूसरा हाइपरवाइजर आता है जिसको बोलते हैं टाइप 2 हाइपरवाइजर। टाइप 2 हाइपरवाइजर में क्या होता है, ये एक एप्लीकेशन बेस्ड हाइपरवाइजर है, जिसको क्या है कि किसी भी ओएस के ऊपर, जो हमारा लैपटॉप है उसमें जो हमारा ओएस चल रहा है, उस ओएस के ऊपर इंस्टॉल कर देते हैं। उस ओएस के सेटिंग में जाकर के वर्चुअलाइजेशन ऑन कर लेते हैं पहले, बायोस में जाकर के। बताएंगे कैसे होता है नेक्स्ट क्लास में आपको, वर्चुअलाइजेशन कैसे ऑन करते हैं बायोस में जाकर, ताकि हमारा लैपटॉप सिस्टम जो है वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट कर सके। और उसके ऊपर हम टाइप 2 हाइपरवाइजर जिसको बोलते हैं VMware, VMware एक सॉफ्टवेयर आती है मार्केट में, उसको इंस्टॉल करेंगे। वो वर्चुअलाइजेशन कर देगी हमारे लैपटॉप को। उसके बाद हम अपने लैपटॉप में से पार्ट बाय पार्ट जितने भी रिसोर्स अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग काट सकते हैं। अब मान लो हमारे लैपटॉप में 8 GB का ही रैम अवेलेबल है, तो 8 GB को ही सेपरेट कर सकते हैं, या तो 4 4 GB की दो बना सकते हैं, या एक 6 GB का और एक 2 GB का कट कर सकते हैं। तो इस तरह से कर सकते हैं, तो आप समझ ही सकते हैं उस बात को। तो ये हाइपरवाइजर 2 जो है वो एक कन्वेंशनल हाइपरवाइजर है, जो एक ओएस, जो कन्वेंशनल ओएस इन्वायरमेंट है, जो पहले से हमारा ओएस चल रहा है उसी के ऊपर रन होता है एज एप्लीकेशन। इट्स लाइक एज ए सॉफ्टवेयर। उसको बोलते हैं VMware वर्क स्टेशन, जिसको हम अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। उस VM को क्रिएट करने के बाद हम उसके ऊपर OS डालेंगे। OS में जो भी OS डालना हो, आपको विंडो डालना हो, लाइनक्स डालना हो, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम डालना हो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के आप उसको एज ए स्टडी पर्पस यूज कर सकते हैं। कि आप उसमें अपने लैपटॉप में दो अलग अलग वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लिए, फिर हम देख रहे हैं दोनों के आपस में कनेक्शन है कि नहीं, कनेक्शन एस्टेब्लिश करें, मतलब लर्निंग पर्पज से आप यूज कर सकते हैं। तो VMware स्पेशली, VMware का वर्क स्टेशन जो आता है लर्निंग पर्पज के लिए आता है। और जो टाइप 1 हाइपरवाइजर आता है, यही हमारा मेन क्लाउड के लिए हाइपरवाइजर आता है, जो कंपनियों में यूज होती है, जो मेन वर्चुअलाइजेशन का काम करता है। तो आपने देखा वर्चुअलाइजेशन क्या है। वर्चुअलाइजेशन क्या है कि किसी एक बड़े मशीन से मल्टीपल छोटे छोटे पीस करके उनको अलग अलग वर्चुअल मशीन क्रिएट करना। उन वर्चुअल मशीन मतलब अलग अलग सिस्टम पीसी क्रिएट कर लेना, उसके अंदर अपने अलग अलग ओएस डाल देना और वो अलग सिस्टम की तरह बिहेव करेंगे। कोई भी पीसी जितने भी उस पर VM क्रिएट हुए हैं, हर VM को लगेगा कि मैं अपना एक हार्डवेयर पे चल रही हूँ, हमारे अलावा उस हार्डवेयर पर और कोई नहीं चल रहा, मतलब सब एक दूसरे से आइसोलेटेड है। जब तक उन दोनों के बीच में कोई एस्टेब्लिश्ड या कोई नेटवर्क एस्टेब्लिश नहीं करेंगे हम, तब तक वो एक दूसरे के, उनके डेटा एक दूसरे से कोई रिलेशन ही नहीं कि वो एक दूसरे के डेटा देख सके या सेंड शेयर कर सके, कुछ भी कर सके। हाइपरवाइजर जो है यही उनको बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करेगा और तभी हम सारे VM के बीच में वो चीज़ें कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हाइपरवाइजर कितनी इजी वे में मशीनों को वर्चुअलाइज कर रहा है, एक वर्चुअलाइज इन्वायरमेंट तैयार हो रहा है। तो यही है वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन कोई बहुत बड़ी का चीज़ नहीं है। और आजकल के मार्केट में हर कंपनियों में आप देखोगे सब जगह वर्चुअल मशीनें ही यूज हो रही हैं। तो नेक्स्ट क्लास में और इसके बारे में देखेंगे कि वर्चुअलाइजेशन कैसे कर रहे हैं, और इसके अंदर जो VSphere सूट है VMware की, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो अभी हम इतने पे ही क्लोज करते हैं इस लेक्चर को। तो आपने इसमें सीखा कि वर्चुअलाइजेशन कैसे होता है, वर्चुअलाइजेशन क्या है, वर्चुअल चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इससे और अच्छी और चीज़ें कंटेंट लेकर के, जो आपको वर्चुअलाइजेशन को डीप नॉलेज को और बढ़ा सके, और कैसे ये चीज़ें हो रही हैं इनको प्रैक्टिकली करके भी हम देख सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।
और मैं एक कंटेंट बहुत मेहनत से इधर उधर से पढ़ के और समझ के लेके आता हूँ, तो थोड़ा बहुत आप सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में, ताकि मैं भी पूरा जी जान लगा के आपके लिए कुछ वैल्यूएबल कंटेंट लेके आए और आसान भाषा में आपको समझा सके। थैंक यू।